नमस्कार। अब हम चर्चा करते हैं पिछले टेस्ट में आए हिंदी से संबंधित प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। तो देखो यहाँ चारों ऑप्शनों में भाववाचक संज्ञा तो है, चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में ही भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। सर्वस्व भाववाचक, चतुराई भाववाचक, दानवता भाववाचक, गान भाववाचक। लेकिन गान बना गाना से, गाना कैसा है? क्रिया शब्द है। चतुराई बना चतुर से, चतुर कैसा? विशेषण शब्द है। सर्व अव्यय शब्द की श्रेणी में चला गया, लेकिन दानव जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, इसलिए यहाँ 3 नंबर विकल्प सही माना जाएगा। विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं, वाक्य में रेखांकित पद है। अब देखो विशेषण, मूलतः विद्वान कैसा शब्द है? विशेषण शब्द माना जाता है, लेकिन जब किसी विशेषण का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो विशेषण के साथ विशेष्य का होना आवश्यक माना जाता है। यदि वाक्य में विशेषण के साथ विशेष्य नहीं है तो फिर उसे विशेषण ने मानकर संज्ञा शब्द माना जाता है। तो विद्वान यहाँ कैसा शब्द माना जाएगा? संज्ञा शब्द माना जाएगा। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो लोहा जातिवाचक है, पुस्तक जातिवाचक है और लकड़ी जातिवाचक है। शेषव यहाँ भाववाचक संज्ञा का शब्द है, इसलिए 1 नंबर उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, वह स्वतः ही पहचान जाएगा, वाक्य में वह शब्द क्या है? अब कई बार अपन जल्दबाजी करते हैं और ऐसे वाक्यों को हम निजवाचक सर्वनाम में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे वाक्यों में वो स्वतः में पूछता है। स्वतः में पूछे तो निजवाचक है, लेकिन यहाँ तो इंडिविजुअल वह शब्द में पूछ रहा है, तो वह किसी अन्य के लिए बोल रहा है, तो अन्य पुरुषवाचक। अब अन्य पुरुषवाचक ऑप्शन में है नहीं, इसलिए यहाँ पुरुषवाचक उत्तर सही माना जाएगा। साहित्य मीमांसकों की दृष्टि में वीर 3 प्रकार के होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। यहाँ प्रयुक्त साहित्य मीमांसक, तो साहित्य मीमांसक कितने भी हो सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में नहीं आ रहा, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा का शब्द माना जाएगा। अगला प्रश्न है, गौरव शब्द में संज्ञा है, गुरु जातिवाचक संज्ञा का शब्द है और गुरु के अ प्रत्यय जुड़ करके गौरव भाववाचक संज्ञा बना है, इसलिए यहाँ भाववाचक संज्ञा उत्तर सही माना जाएगा। कुछ विद्यार्थी ये देखते हैं कि गौरव शब्द में तो व्यक्तिवाचक किसी लड़के का नाम गौरव हो सकता है, लेकिन वो हम बाद में निकालते हैं, किसी भाव विशेष का नाम ही किसी लड़के का नाम निकाल लेते हैं। जैसे ममता शब्द भाववाचक संज्ञा का है, लेकिन लड़की को भी ममता नाम से संबोधित किया जाता है, किसी का नाम हो सकता है, लेकिन मूलतः ये एक भाव ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखें, एकता शब्द में संज्ञा है, यही बात, एकता भी मूल रूप से कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा। एक जोड़ ता, भाववाचक संज्ञा ही इसमें होगी। तत्सम शब्द का चयन कीजिए जिसके साथ उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अब देखो यहाँ रीट में अपने सिलेबस बहुत ज्यादा है और प्रश्नों की संख्या कम है, तो ऐसे प्रश्नों की प्रकृति भी होती है जिसमें एक ही प्रश्न में 2-2, 3-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें उपसर्ग का ज्ञान भी हो, प्रत्यय का भी हो और तत्सम का भी हो, तो सारे तत्सम शब्द हैं। सारे शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं, लेकिन यहाँ मानव जोड़ ई है, ई प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग इसमें नहीं है। मानव जोड़ ता, प्रत्यय ही है, उपसर्ग नहीं है। अधीर, धीर जोड़ ए जोड़ धीर, यहां उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। लेकिन ये जो शब्द है ये वी जोड़ खंड जोड़ इत, तो ये तो हो गया मूल शब्द, ये हो गया उपसर्ग और ये हो गया प्रत्यय। तो इस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। और कैसा शब्द है? तत्सम शब्द भी है। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। झोपड़ी देशज में आता है। नैन जो है वो तद्भव शब्द है, नैन का तत्सम क्या हो जाएगा? नयन होता है। आजादी अरबी भाषा का शब्द है और श्रद्धा जो है यहां पर तत्सम शब्द की श्रेणी में माना जाएगा, इसलिए 1 नंबर विकल्प यहां पर सही विकल्प होगा। निम्न में से तत्सम शब्द है, जमीन फारसी भाषा का शब्द है, मजबूत भी अरबी फारसी, ये सारे विदेशज शब्द हैं। और शून्य जो है वो कैसा है? तत्सम शब्द माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न है, निम्न में से विदेशज शब्द है, तो खंड तत्सम शब्द की श्रेणी में आता है, सरोवर तत्सम है, पेड़ देशज की श्रेणी में आ गया और खुद जो है वो विदेशज शब्द माना जाता है। किस विकल्प में सभी विदेशी शब्द हैं? तो किताब, सिनेमा,
और संतरा, ये तीनों विदेशज शब्दों की श्रेणी के शब्द माने जाते हैं। काजू विदेशज है लेकिन वाचस्पति यहां तत्सम आ गया। कारतूस विदेशज है, प्रयोजन यहां पर तत्सम शब्द आ गया। कर्फ्यू विदेशज है लेकिन महाविद्यालय यहां तत्सम शब्द आ गया। सभी शब्द इन तीन विकल्पों में विदेशज नहीं है, एक नंबर विकल्प में ही सभी शब्द विदेशज है, इसलिए एक नंबर उत्तर सही माना जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द है शीतल, अगर ये तालव्य से होता तब तो तत्सम हो जाता, लेकिन दंत्य से है इसलिए तत्सम की श्रेणी में नहीं रहा। सूखा शुष्क को कहा जाता है इसलिए यह भी तद्भव हो गया। सिर सिरस का तद्भव है और धृति जो है वो तत्सम शब्द यहां माना जाएगा। तो 4 नंबर विकल्प जो है वो यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। तत्सम और तद्भव, पहले तत्सम होना चाहिए बाद में तद्भव होना चाहिए। तो उच्च तत्सम है, ऊंचा तद्भव है। हस्त तत्सम है लेकिन हस्त का अर्थ हाथी नहीं होता, हस्त का अर्थ होता है हाथ, तो यहां पर यह विकल्प उत्तर सही माना जाएगा। चोर शब्द का तत्सम रूप है, चोर अगर हम ऐसे लिखते हैं एक मात्रा लगा करके तब तो वो तद्भव है, लेकिन इसी के 2 मात्रा औ की मात्रा का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो तत्सम शब्द हो जाता है, इसलिए 4 नंबर विकल्प सामने आ रहा है। 4 नंबर विकल्प इसका उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, हमारे सामने बहुत से लोगों के दृष्टांत हैं, यहां पर रेखांकित पद की सही व्याकरणीय श्रेणी है। तो हमारे को रेखांकित यहां पर किया, हमारे शब्द जो होता है वो कैसा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द माना जाता है। तो 4 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमारे, ये सारे शब्द कैसे हैं, उत्तम पुरुषवाचक है। मतलब वक्ता अपने नाम के स्थान पर, जो वक्ता और लेखक अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो उत्तम पुरुष ही होते हैं। अगला प्रश्न देखें, जो मनुष्य स्व संस्कार में लगा हुआ है उसे अपने मिलने जुलने वालों के आचरण पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित पद है। अब यहां आचरण तो भाववाचक संज्ञा का शब्द है, जो को अपन किस में पढ़ते हैं, जो को हम पढ़ते हैं किसमें, ये सर्वनाम में, संबंधवाचक सर्वनाम में, लेकिन यहां संकेत के लिए प्रयुक्त हो रहा है और मनुष्य यहां संकेत दिया गया है, इसलिए यहां पर सार्वनामिक विशेषण और संज्ञा शब्द ये माने जाएंगे। आपकी आंसर की में इसका गलत उत्तर लगाया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक के कारण ये सर्वनाम और संज्ञा लगाया हुआ था, वो गलत उत्तर है। कॉपी आपकी जो चेकिंग की गई है वो इसी के आधार पर 4 नंबर आधार पर कर दी जाएगी, इसलिए जो शब्द यहां पर विशेषण माना जाएगा। कुछ एक विद्यार्थियों का फोन आया तब जाकर इसे त्रुटि का पता चला कि वास्तव में ये त्रुटि हुई, वरना इसका टाइपिंग मिस्टेक में पता ही नहीं चला था। गलती से ये उदाहरण इसके उत्तर लग गया, जिसे आप ठीक करेंगे। अगला देखें, ये पुस्तकें किसने मंगवाई हैं। रेखांकित पद में सर्वनाम है तो प्रश्न है, इसमें कौन, क्या, किसे, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाएगा। प्रिय शब्द के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा नहीं है, तो देखो प्रिय के साथ जोड़कर देख लो, प्रिय मित्र बोल सकते हैं, प्रिय कवि बोल सकते हैं, प्रिय विषय भी बोला जा सकता है, लेकिन प्रिय बैरी या शत्रु थोड़ी बोला जा सकता है। प्रिय शत्रु नहीं होता, वो तो जानी शत्रु होता है। ठीक है, तो 4 नंबर विकल्प यहां पर सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह स्वयं ही यहां तक नहीं आना चाहता, बिल्कुल सही है। आपके आग्रह पर मैं यहां आया था, यह भी सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो मैं तेरे को शब्द जो है यहां पर ये अशुद्ध माना जाएगा। मैं तेरे को नहीं, मैं तुझे या तुम्हें, इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए था। तेरे को का प्रयोग यहां अशुद्ध प्रयोग माना जाएगा, इसलिए 3 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में सभी शब्द फारसी भाषा के हैं। तो कमीज, कमरा, गमला, गोभी, चाबी, ये तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हो गए। अमरूद, आमदनी, मजदूर, बीमार, जांच, ये सारे फारसी भाषा के शब्द हैं, तो 2 नंबर विकल्प। लेकिन 3 नंबर विकल्प में मुहावरा, औरत, हलवाई, नगद और किताब, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। कैंची, चाकू, लाश, बेगम और बहादुर, ये जो शब्द हैं वो तुर्की भाषा के शब्द माने जाते हैं। अपने को फारसी पूछा इसलिए 2 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा।
किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो सभी तत्सम देखने हैं, आम्र, शिशु, ज्येष्ठ ये तत्सम है, लेकिन आंवला यहां तद्भव शब्द आ गया। आम, आंवला, नींबू, मरघट, यहां पर अगर मरघट, रीछ, ऊंट ये सारे के सारे क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। अगर तद्भव पूछता तो ये उत्तर हो जाता अपना। मरघट का तत्सम मृतघट होता है। श्रावण, श्रेष्ठी, साटिका, अम्लिका, दाडिम और सूर्य ये सारे के सारे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। कोट, कार, कर, जग, पेन, कॉपी, जज, ग्लास ये विदेशज शब्द हैं। तो विदेशज पूछता तो 4 नंबर उत्तर होता, तद्भव पूछता तो 3 नंबर उत्तर होता, 2 नंबर, और तत्सम पूछा इसलिए 3 नंबर उत्तर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से तत्सम शब्द है तो केस तद्भव है, नींबू तद्भव है, जस तद्भव है, दूर जो है वो यहां तत्सम शब्द माना जाएगा। यह प्रश्न 2016 सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है? आप यहां कब आए? तो ये तो श्रोता के लिए प्रयुक्त हो रहा है इसलिए मध्यम पुरुष हो जाएगा। अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व, नहीं वर्तमान कर लो चाहे, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। आप एक कुशल प्रशासक हैं, तो यहां आप अशोक गहलोत का परिचय करवाने के लिए आ रहा है इसलिए अन्य पुरुषवाचक माना जाएगा, वह आप ही आ जाएगा। यहां आपका प्रयोग खुद के अर्थ में हो रहा है इसलिए 3 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? वह लड़की बड़ी शर्मिली है, तो लड़की की ओर संकेत हो रहा है और तुरंत बाद आ रहा है इसलिए संकेतवाचक विशेषण। वह औरत ये भी संकेतवाचक विशेषण। वह गिलास ये भी संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण अपन इन तीनों को कह सकते हैं, लेकिन यहां अन्य पुरुष है, वह गाना गा रहा है, वक्ता किसी तीसरे के नाम के स्थान पर इसका प्रयोग कर रहा है इसलिए 2 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यह उसकी वही साइकिल है जिसे तुम कल ले गए थे। यह निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम, तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो निश्चय, संबंध और पुरुषवाचक ये उत्तर यहां पर सही उत्तर माना जाएगा। 2 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर हो जाएगा। इस पुस्तक को पढ़ो, यह कितनी सारगर्भित है। यहां यह पुस्तक की ओर संकेत कर दिया पहले, और यह शब्द उस पुस्तक के नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भारत के प्रदेश प्रदेश में पहनावे प्रचलित हैं, कई पहनावे प्रचलित हैं। तो पहनावा शब्द भाववाचक संज्ञा का है, लेकिन भाववाचक संज्ञा को जब बहुवचन में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो जातिवाचक में प्रयुक्त होने लगता है इसलिए यहां उत्तर जो माना जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा माना जाएगा। झुंड शब्द में संज्ञा है तो पहले समुदाय देखो, समुदायवाचक उपस्थित है तो समुदायवाचक होगा, और इन केस अगर समुदायवाचक विकल्प नहीं दिया हुआ हो तो वहां जातिवाचक का हम चयन कर सकते हैं। घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब रावण और राम मूलतः व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं, लेकिन यहां रावण दुराचारी लोगों का और राम मर्यादित लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है या अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। यह कुछ आपसे पिछले पेपर में हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा थी। इन प्रश्नों में प्रायः संज्ञा, सर्वनाम इनसे संबंधित या तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों से संबंधित प्रश्न दिए गए थे। उम्मीद है प्रश्न पत्र आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार प्रिय मित्रों, 23 जनवरी 2021 का जो रीट लेवल सेकंड का पेपर था साइंस का, उसके प्रश्नों का हल मैं लेके आया हूं, साइंस के प्रश्नों का। तो देखिएगा 121वां जो प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो आपको ये पता होना चाहिए इस संसार में सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका किसकी है और सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। सबसे छोटी कोशिका इसने पूछी है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका का मतलब सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अगर आपको बताऊं सबसे छोटी कोशिका तो वो है हमारे पास माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। याद रखिए, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे सूक्ष्मतम कोशिका है ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। लेकिन कोई कहे बड़ी कोशिका,
सबसे बड़ी कोशिका, ये है सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका। प्रश्न आ सकता है, क्योंकि सूक्ष्मतम काया है तो वृहत्तम का भी आ सकता है, बड़ी का भी आ सकता है। तो बड़ी कोशिका में बता देता हूं आपको, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये आप याद रखिएगा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग कहते हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रिच एग या शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका है, जबकि सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये आप याद रखिएगा। तो यहां पर पूछा है आपसे निम्नलिखित में से सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है, तो यहां पर ऑप्शन में हमारे थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा यहां पर ऑप्शन में है। वायरस, ब्रेड मोल्ड, बैक्टीरियम ये सब नहीं है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज, क्या नाम है, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, क्या नाम है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अगर हम बात करें किसकी, आरएनए की, तो आरएनए का पूरा नाम क्या है, तो आरएनए का कोई पूरा नाम पूछेगा तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, क्या नाम होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब यहां पर देखिए आप, न्यूक्लिक अम्ल, मैंने आपको बताया होगा कि किसी भी चीज के पीछे लगे यदि ओज, मैंने आपको बताया होगा कि किसी भी चीज के पीछे यदि ओज लगे, क्या लगे, ओज, ओज अनुलग्न लगे, इसको अनुलग्न बोलते हैं, ओज बोल दो आप इसको, ओज पीछे लगे तो हम उस चीज को क्या कह देते हैं, शर्करा। ओज लगते ही वो चीज बनती है शर्करा, क्या बनती है, शर्करा। इस तुक्के को आप याद रखेंगे तो आपके सब क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जैसे मैं कहूं ग्लूकोज, इसके पीछे ओज लगा हुआ है तो आप इसको कह दोगे कि ये शर्करा है। कोई पूछे कि सर माल्टोज क्या है, तो माल्टोज एक शर्करा है। ग्लूकोज क्या है, एरिथ्रोज क्या है, माल्टोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, ग्लैक्टोज क्या है, राइबोज क्या है, डीऑक्सीराइबोज क्या है, सेलुलोज क्या है, ये सब जिसके भी पीछे ओज लग जाए तो वही क्या बन जाती है, शर्करा। हमारे पास यहां पर पता है कि डीएनए और आरएनए का पूरा नाम जब आप पढ़ोगे तब आपको दिखाई देगा कि डीएनए का जो पूरा नाम है वो है डीऑक्सीराइबोज, देखिए यहां पर दिख रहा है आपको, डीऑक्सीराइबोज। आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो यहां पर राइबोज और यहां पर डीऑक्सीराइबोज, ये दोनों की दोनों क्या बन जाएंगी, शर्करा, क्योंकि जिसके पीछे लगा ओज वही शर्करा। तो इस डीएनए में शर्करा कौन सी है बताइए, इस नाम में ही बता दीजिए, नाम में ही आपको पता लग जाएगा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा है। जबकि आरएनए में कौन सी शर्करा है, राइबोज शर्करा है, ठीक है। ये दोनों ही शर्करा जो है ये 5 कार्बन की शर्करा होती है। कितने कार्बन की शर्करा होती है, 5 कार्बन की शर्करा होती हैं। तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, डीएनए और आरएनए 5 कार्बन की हैं, इसलिए इनका नाम, इसको हम पेंटोज शर्करा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पेंटोज शर्करा। तो प्रश्न में यहां पर हमारे पास कौन सा आंसर सही है, तीसरा ऑप्शन यहां पर सही है, पेंटोज शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमनी सेलुला ई सेलुला कथन, जिसका अर्थ है प्रत्येक नवीनतम कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से ही होता है, किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों जब आपको मैंने सेल पढ़ाया तब मैंने आपको बताया था कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने प्रस्तुत किया है, सेल थ्योरी जो है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है। तो दोस्तों 2 वैज्ञानिक थे, एक तो था स्वान और एक था स्लाइडेन, एक स्लाइडेन और एक स्वान। स्लाइडेन और स्वान जो थे दोनों के दोनों, उन्होंने जब कोशिका सिद्धांत दिया तो उसके अंदर एक चीज इनके सिद्धांत की कमी थी। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका के बारे में बहुत सारी बातें बताई। कोशिका सबसे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिका जो है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये इन्होंने ही कहा था। अगर हम बात करें कोशिका सजीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। इसके अलावा सूक्ष्मतम प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है, ये भी इन्होंने कहा। बहुत सारी बातें इन्होंने कही, लेकिन इनको ये पता नहीं लगा, इस सिद्धांत में इन्होंने इस चीज का वर्णन नहीं किया कि एक कोशिका जो है, नवीनतम कोशिका जो हमारे पास बनती है, नवीनतम कोशिका बनती कैसे है, इसमें जनन होता है कि इसमें विभाजन होता है कि कुछ जो आसपास के द्रव्यमान के प्रोटोप्लाज्म के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर कोशिका बनती है, कैसे बनती है ये समझ नहीं पाए। फिर एक वैज्ञानिक आया, नाम था रुडोल्फ विर्चो। नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चो।
ये तो बात थी 1838-1839 की, 1838-39 की बात थी। लेकिन बात आती है किसकी, इन दोनों के सिद्धांत को देने के बाद में फिर एक व्यक्ति आया रुडोल्फ विर्चो। इसने 1855 ईस्वी में एक बात कही जिस स्टेटमेंट को कहा जाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये तो दोनों के दोनों बता ही नहीं पाए थे कि नवीनतम कोशिका का निर्माण होता कैसे है, इनमें प्रजनन होता है कि विभाजन होता है कि होता क्या है। फिर रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि प्रजनन नहीं होता, इसके अंदर कोशिका के अंदर क्या होता है, विभाजन होता है। प्रत्येक नवीनतम कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती है, यह बात इन्होंने कही थी। ओमनिस सेलुला ई सेलुला कथन किसका, जिसका अर्थ क्या है, प्रत्येक नवीनतम कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से ही होता है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला लैटिन टर्म है, आपको याद होना चाहिए। और इसे किसने प्रस्तुत किया था, तो आप यहां पर उत्तर दे सकते हो, रुडोल्फ विर्चो ने। कब किया, 1955 में। तब जाकर यह सेल थ्योरी कंप्लीट हुई। इन तीनों वैज्ञानिकों को हम सेल थ्योरी से रिलेट करते हैं। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी किसने दी, स्लाइडन और स्वान ने। कब दी, 1838-1839 में, जिसके अंदर सेल के बारे में बहुत सारी बातें बताई। लेकिन यह बात नहीं बताई कि नवीनतम कोशिका कैसे बनी। तो नवीनतम कोशिका कैसे बनी ये किसने बताया, 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने बताया। और रुडोल्फ विर्चो के बारे में यहां पर ये सिद्धांत, ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ओमनिस सेलुला ई सेलुला प्रस्तुत किसने किया, रुडोल्फ विर्चो ने। तो यहां पर हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, याद कीजिए, सेकंड नंबर ऑप्शन यहां पर सही है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। 124वां क्वेश्चन विभाजन से संबंधित है। विभाजन में यहां पर दे रखा है अर्धसूत्री विभाजन के बारे में गलत कथन है। पहला ऑप्शन है समजात गुणसूत्रों का गलत कथन पूछा है। अर्धसूत्री विभाजन में ऐसी चीज कौन सी है जो नहीं होती, इनमें चार ऑप्शन में से। तो समजात गुणसूत्रों का युग्मन होता है, ये तो सही है। 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, बिल्कुल सही है। समसूत्री विभाजन में 2 बनती है, यहां पर 4 बनती है। अंत में गुणसूत्रों का निर्माण, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो आधी रह जाती है, बिल्कुल। अर्धसूत्री विभाजन ही वह विभाजन है जिसकी वजह से हमारे पिताजी के अंदर भी 46 गुणसूत्र थे, हमारी माता के अंदर भी 46 थे और हमारे अंदर भी 46 हैं। अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो जो पिताजी के गुणसूत्र थे, मदर के जो गुणसूत्र थे 46 वो टोटल होकर हमारे 92 गुणसूत्र हमारे अंदर होते। जब हमारी संतति पैदा होती तो फिर उनके और डबल हो जाते। तो दोस्तों ये क्या हुआ कि हमारे हर पीढ़ी के अंदर 46 गुणसूत्र हैं। तो दोस्तों उसके लिए अर्धसूत्री विभाजन ही जिम्मेदार है। प्रत्येक पीढ़ी दर पीढ़ी 46 गुणसूत्र ही बने रहते हैं। इसका कारण क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 46 से ये कितने रह जाएंगे, 23 रह जाएंगे। कह रहा है ना, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है अंत में, तो ये 23 रह जाएंगे और ये भी कितने रह जाएंगे, 23, और फिर दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, 46। जब बच्चा पैदा होगा उसके 46 गुणसूत्र मिलेंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन का एक ये फायदा भी है। अब बात आती है, ये भी सही है इसका मतलब। तो फिर डीएनए प्रतिकृतियन के 2 चक्र होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो यहां पर ये गलत कथन पूछ रहा है, तो यहां पर चौथा ऑप्शन यहां पर क्या होगा, सही होगा। ये आप याद रखिएगा, चौथा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। डीएनए प्रतिकृतिकरण के 2 चक्र पूरे होते हैं, ये नहीं होते। किस विभाजन में जीन विनिमय होने के कारण जातियों में, देखो अब ये पूछा है इसने, 3 विभाजन होते हैं, असूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री। असूत्री को बोलते हैं एमाइटोसिस, समसूत्री को बोलते हैं माइटोसिस और अर्धसूत्री को क्या बोलते हैं, मियोसिस। तो यहां पर देखिएगा किस विभाजन में जीन विनिमय होने के कारण जातियों में आनुवंशिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। कौन सा विभाजन ऐसा होता है जिसके अंदर जीन विनिमय होता है, और ऐसे जीन विनिमय होने के कारण ही नवीनतम जो पीढ़ी आती है उसके अंदर कुछ और ही जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाते हैं, आनुवंशिक परिवर्तन हो जाते हैं। जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या भी समान रहती है। इसका मतलब समझ गए ना, अभी बताया था मैंने अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन ही वह विभाजन है जिसकी वजह से जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। और इसी विभाजन की वजह से जीन विनिमय होता है और जिससे जातियों में आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों ये जरूरी भी है विकास के कारण, विकास के लिए। हमारे जो दादा परदादा पिछले जो थे उनसे ज्यादा ब्रिलियंट हम हैं। हमने साइंस के बारे में इतनी चीजें जान ली। कैसे जान ली, क्योंकि हर पीढ़ी में जैव विकास इवोल्यूशन होता है और उसके लिए जीन विनिमय होता है अर्धसूत्री विभाजन से। और आपको पता होना चाहिए जीन विनिमय होने से आनुवंशिक परिवर्तन आते हैं, हमारे अंदर और भी निखार आता है। तो आपको पता होना चाहिए ये अर्धसूत्री विभाजन की यहां पर मतलब पोटेंशियल है। तो अर्धसूत्री विभाजन यहां पर हम सही कर देंगे।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर आंसर करेंगे सभी दोलनी गतियां आवर्त गति होती है। सभी दोलनी गतियां क्या होती हैं? आवर्त गति होती है। तो हम ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्ताकार गति द्विविमीय गति होती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। वृत्ताकार गति क्या होती है? द्विविमीय गति होती है। सभी दोलनी गतियां जो होती हैं वृत्ताकार गतियां होती हैं। सभी दोलनी गतियां वृत्ताकार होती हैं क्या? तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सत्य है। जबकि सभी वृत्ताकार गतियां दोलनी गति होती हैं। ये लास्ट में पूछा है, सभी दोलनी गतियां तो वृत्ताकार होती हैं लेकिन सभी वृत्ताकार गतियां दोलनी गति होती है क्या? तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहां पर हमें चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य पूछा है? तो यहां पर याद रखिएगा ये सारे के सारे कथन सत्य हैं जबकि ये वाला कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में, रसोई के जो बर्तन होते हैं वो बर्तन क्या होते हैं? गैस वगैरह पे रखने पड़ते हैं। तो उनके जो हैंडल होते हैं, अगर वो धातु जो होती है जिससे वो बने हैं, एल्युमिनियम का हो, लोहे का हो, किसी का भी हो, अगर उसको हम पकड़ेंगे डायरेक्ट तो वो गर्म होती है। धातु में चालन की वजह से वहां पर वो गर्म हो जाता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, रसोई में जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल जो है हमको ऐसी चीज से बनाने पड़ते हैं, या तो लकड़ी के बनाओ, वो धातु है उसके ऊपर लकड़ी का कवर चढ़ाओ, या फिर प्लास्टिक वगैरह जो भी है, बहुलक वगैरह आजकल आते हैं पॉलीमर्स, उनकी यहां पर उपयोगिता है। तो देखिए रसोई घर में जो बर्तनों के हैंडल वर्तमान में प्रचलित में है, उनमें सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? क्या पॉलीथीन के बनते हैं क्या वो? नहीं सर, पॉलीथीन तो जल्दी पिघल जाती है, पॉलीथीन का गलनांक कम होता है। पीवीसी के बनते हैं क्या? पॉलीवाइलिन क्लोराइड के? नहीं सर। नायलॉन के बनते हैं क्या? ये तो एक रेशा है। बेकेलाइट के बनते हैं क्या? तो बिल्कुल सही आंसर यहां पर ये है कि बेकेलाइट के यहां पर ये बनते हैं। बेकेलाइट क्या है? देखिए बेकेलाइट जो है इसका आविष्कार किया था, बेकेलाइट का आविष्कार किसने किया था? बेकलैंड ने किया था। किसने किया था? बेकलैंड ने आविष्कार किया था बेकेलाइट का। और बेकेलाइट जो होता है ऊष्मा का और विद्युत का बहुत ही अच्छा कुचालक है। याद रखना, ये ऊष्मा व विद्युत का बहुत अच्छा कुचालक है। विद्युत का कुचालक, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ऊष्मा और विद्युत का क्या है? कुचालक है। ये आप ध्यान रखिएगा। बेकेलैंड ने इसकी खोज की थी। ऊष्मा और विद्युत का बहुत ही अच्छा कुचालक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो मार्कर बना है ना, ये भी बेकेलाइट का ही है। आपको पता होना चाहिए जो कुकर होता है, कुकर के पीछे जो ब्लैक आपको कवर दिखता है जिसपे हम आराम से पकड़ लेते हैं गरम कुकर को, लेकिन हमको गर्मी नहीं लगती क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा को वहां तक वो संचरित नहीं होने दे रहा। तो यहां पर बेकेलाइट इसका सही आंसर है। तो 128वां प्रश्न क्या है? प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण करता है। बिल्कुल सही बात है, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण करता है, पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। प्रदूषण को कम करने के लिए उसका पुनः चक्रण करना आवश्यक होता है। अगर हम प्लास्टिक का यूज करते रहेंगे और प्लास्टिक को वैसे ही फेंकते रहेंगे तो हमारे पर्यावरण में इतना पॉल्यूशन हो जाएगा। अभी आप समुद्र में देखते हो कि इतना पॉल्यूशन है, हमारे जो प्लास्टिक है वो बह बह के जा रहा है और इतना पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा। तो प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण करता है, आपको पता है। और इसको यदि हम पुनः चक्रित नहीं करेंगे, अब देखो यूज तो कर लिया अपन ने, लेकिन अगर उसको हम दोबारा से इकट्ठा करके वापस फैक्ट्रीज में भेज दें और वापस से उससे कोई नई सामान बन के आ जाए तो वो फिर नया प्लास्टिक मतलब हमने यूज नहीं किया, उसी को पुनर्चक्रित कर लिया। इससे पर्यावरण में देखो प्लास्टिक पड़ा नहीं डोला और हमारे काम में भी नए सिरे से आ गया। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये इसी से संबंधित प्रश्न है। पर्यावरण प्रदूषण, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण करता है। प्रदूषण को कम करने के लिए उसका पुनः चक्रण करना, रिसाइकल करना आवश्यक होता है, जिसके लिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे हम सब्जी वब्जी लेने जाएं तो अपना थैला साथ लेके जाएं, पॉलिथीन में नहीं लेके जाएं, ऐसी जिम्मेदारी करनी चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत का अनुसरण करके पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। आखिर ये 4R सिद्धांत क्या है, यही पूछा है। 4R सिद्धांत जो है, 4R सिद्धांत, इसमें कौन सा यहां पर कौन सा शामिल नहीं है? 4R सिद्धांत में कौन सा R शामिल नहीं है? पहला R है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज, तीसरा है रिकवर और चौथा है रीपर्पज। यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4R सिद्धांत का मतलब है ऐसे 4 फैक्ट जो
अगर आप यूज कर लो, जो आर से शुरू होते हैं, अगर आप उनको यूज कर लो तो पर्यावरण में प्लास्टिक के जो दुष्प्रभाव है उनको कम किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला यहां पर दे रखा है, जो ये 4R सिद्धांत है ना, पहले तो इसको ही समझा देता हूं मैं आपको। 4R में 4 R लिए गए हैं। सबसे पहला R जो है, इसका मतलब है, सबसे पहला R हमारे पास है रिड्यूस। क्या नाम है बोलो? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है, देखो यहां पर दे रखा है क्या रिड्यूस, रिड्यूस पहला ही दे रखा है। रिड्यूस का मतलब है उपयोग कम करें। इसका मतलब क्या है? उपयोग कम करें। अगर अपन प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे जिम्मेदार नागरिक के रूप में तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उपयोग कम करें पहली बात तो, और फिर भी यदि करना पड़े तो फिर उसको रीयूज करें। दूसरा क्या हमारे पास फैक्ट है? रीयूज। रीयूज का मतलब है उसे पुनः उपयोग करें। जैसे एक प्लास्टिक की पॉलिथीन लिया है, उसको उपयोग कर लिया और लाकर उसको खाली करके रख ली और फिर वापस से अगले दिन उसको उपयोग में ले लिया जब तक वो फटे नहीं। ऐसे नहीं कि लायर फेंक दिए फिर दूसरी कर लिया है, ऐसे मत करो। तो रिड्यूस करें, उपयोग या तो कम करें, और फिर करना भी पड़े तो उसको रीयूज करें, दोबारा से पुनः उपयोग करें। तीसरा यहां पर हमारे पास फैक्ट है, तीसरा यहां पर इसका कंटेंट है, वो है रिसाइकल। अगर आप उपयोग कर भी रहे हो तो रिसाइकल करें। क्या करें? रिसाइकल करें। तो रिसाइकल का मतलब क्या है? पुनः चक्रित करें। पुनः चक्रित, पुनः चक्रित करें। रिड्यूस करें, रिड्यूस करें यानी उपयोग कम करें, रीयूज करें यानी पुनः उपयोग करें, और रिसाइकल यानी पुनः चक्रित करें। आप उसको इकट्ठा करके किसी को बेच दीजिए, प्लास्टिक वाले को, और फिर वो फैक्ट्री में चला जाएगा, उसको पुनः चक्रित करके वापस से भेजा जाएगा। तो पुनः चक्रित करें। या फिर लास्ट हमारे पास है रिकवर। रिकवर, रिकवर या रिकवरी बोल सकते हो आप। इसको मतलब है पुनः प्राप्त करें। अगर ये चीजें चारों अगर आप मतलब यहां पर ये कंटेंट ध्यान रख लेते हो, 4R सिद्धांत को अगर आप ध्यान रखते हो तो आप एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक की तरह यहां पर पर्यावरण के प्रदूषण को रोक सकते हो, प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को रोक सकते हो। तो 4R सिद्धांत रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर पर आधारित है। यहां पर रिड्यूस दे रखा है, रिकवर दे रखा है, रीयूज दे रखा है, लेकिन यहां पर क्या नहीं दे रखा? रीपर्पस दे रखा है, जबकि रिसाइकल होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर कौन सा शामिल नहीं है? तो आप उत्तर दोगे कि सर यहां पर रीपर्पस शामिल नहीं है। इसकी जगह रीपर्पस की जगह क्या आना चाहिए था? रिसाइकल। तो दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास 129वां, वो क्या है? रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा CaOCl2। CaOCl2 है क्या? तो देखिएगा, आपने एक शब्द सुना होगा विरंजक चूर्ण। क्या सुना होगा? विरंजक चूर्ण का शब्द नाम सुना होगा आपने। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है बोलो? CaOCl2। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगर इसका पूरा नाम पूछे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, और इसका वैसे सामान्य नाम पूछे तो विरंजक चूर्ण है, और सूत्र पूछे तो CaOCl2 है। सर ये काम क्या आता है? तो सबसे पहले तो याद रखो, इसमें से क्लोरीन की तीव्र गंध आती है। क्लोरीन की तीव्र गंध आती है, तीव्र गंध, क्लोरीन की तीव्र गंध आती है। और आपको पता होना चाहिए ये एक ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। ऑक्सीकारक है। इसके अलावा ये विरंजक चूर्ण नाम है इसका, यानी विरंजक का मतलब क्या होता है? जो कलर उड़ा दे तो उसको कहेंगे हम मतलब विरंजक। तो यहां पर ये विरंजन कार्य में उपयोग किया जाता है, यानी कलर उड़ाने में या रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है, कपड़े वगैरह का। और इसके अलावा कृमिनाशन में इसका उपयोग किया जाता है, कृमिनाशन में। तो ये कई चीजें मैंने आपको इससे संबंधित बता दी।
कृमिनाशन वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। तो मुझे बताइए, विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और क्लोरीन की तीव्र गंध युक्त ये है होता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन है, और ये प्रबल, ये ऑक्सीकारक भी है, रंग उड़ाने में भी सहायता करता है और कृमिनाशन में भी। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि रोगाणुनाशन और ऑक्सीकारक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, कृमिनाशन यानी रोगाणुनाशन और ऑक्सीकारक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, CaOCl2 का। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों नेक्स्ट 130वां प्रश्न जो है, अग्निशामक यंत्र बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पहले सबसे पहले अग्निशामक यंत्र को देखते हैं। अग्निशमन यंत्र जो है, अग्निशामक यंत्र जो है, इसको बनाने में हम क्या करते हैं, दो चीजें काम में लेते हैं। एक तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और एक लेते हैं क्या, एक लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों को काम में लेने पर, आप जब इन दोनों को काम में लोगे तो इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो इससे बनेगी CO2 गैस। जैसे ये अग्निशमन यंत्र है हमारे पास, इसमें भर दिया हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये इसके ऊपर एक और अलग से पोर्शन बना दिया, इसके अंदर भरा है H2SO4, ठीक है ना, इसमें भरा है H2SO4। जब हम इसमें से जब कहीं पर आग लग जाती है तो इसके ऊपर कुछ यंत्र ऐसे मैकेनिज्म होती है जिसको दबाते ही ये शीशी टूट जाती है, टूट कर ये सारा इसमें मिल जाता है और मिलने पर CO2 गैस बनती है। तो ये आप याद रखेंगे, दोनों जब अभिक्रिया करते हैं H2SO4 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इन दोनों से के अभिक्रिया करने से क्या बनती है, CO2 का निर्माण होता है, और CO2 आग बुझाने में सहायता करती है। तो आप यहां पर क्या आंसर करोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अग्निशमन यंत्र बनाने में प्रयोग में लाई जाती है। तो यहां पर यह प्रश्न सही है। कृत्रिम रेशम क्या है, तो आप याद रखिएगा, कृत्रिम रेशम, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है कृत्रिम रेशम का। और कृत्रिम रेशम को हम क्या कहते हैं, देखिए रेशम जो है बहुत ही शानदार रेशम जो है बहुत ही शानदार फाइबर है, और इसका उपयोग हम कपड़े वस्त्र बनाने में करते हैं। लेकिन इसके जैसा ही एकदम सिल्की शानदार रेयॉन होता है, रेयॉन होता है, जो कि हम संश्लेषित करके बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं। रेयॉन जो होता है शुद्ध सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, शुद्ध सेलुलोज का बना होता है, और बिल्कुल रेशम की तरह रेयॉन भी क्या होता है, सिल्की होता है। तो सेलुलोज जो होता है, शुद्ध सेलुलोज इसका बना होता है, रेशम की तरह ही शुद्ध एकदम सिल्की होता है, इसलिए हम कृत्रिम रेशम का नाम देते हैं किसको, रेयॉन को, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर एक विशिष्ट परत चढ़ी होती है, जो किसकी बनी होती है या किसकी होती है। तो बताइए, टेफ्लॉन, PVC, पॉलीथीन या मेलामाइन। भैया ये सारे इनमें से तीनों ही गलत हैं, केवल मेलामाइन सही है। मेलामाइन एक ऐसा है, मतलब यौगिक है, ऐसा रसायन है, तो वो जिसका अगर पॉलिश कर दी जाए मेलामाइन की तो फिर वो वस्त्र जलता नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। तो मेलामाइन यहां पर क्या है, आग बुझाने वाले जो कर्मचारी हैं उनके परिधान पर उसकी पॉलिश की जाती है। कई टेबल कुर्सियों पर ऐसी जगह पर भी इसकी पॉलिश की जा सकती है मेलामाइन की, ठीक है ना, विद्युत अग्नि रोधक बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 133वां निम्न में से मिश्रण है, कौन सा मिश्रण है। तो दोस्तों तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन तीनों की अगर हम बात करें तो तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं, वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो ना तो हम भौतिक एवं रासायन विधि द्वारा बना सकते हैं और ना ही उनको नष्ट कर सकते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। जैसे कि कॉपर है, जैसे जितने भी 118 तत्व हैं या जिनमें संश्लेषित कृत्रिम सब आ जाते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मतलब सारा जितना भी है वो सारे के सारे क्या है, तत्व कहलाते हैं। 118 जो आवर्त सारणी के अंदर जो आता है वो तत्व है, ये याद रखो आप। अब बात आती है सोडियम जो है वो आवर्त सारणी में आता है क्या, बिल्कुल सर सोडियम आता है, सही है। कैल्शियम कार्बोनेट कभी आवर्त सारणी में देखा आपने, नहीं, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट बना किससे, कैल्शियम से और कार्बोनेट, तो आपको ये पता होना चाहिए CaCO3, यहां पर कार्बन, ऑक्सीजन और ये कैल्शियम तीनों तत्व हैं, तत्वों से मिलकर बना है, ये तीन तत्वों से, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, तीन चीजों से मिलकर बना है। तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है जिसका नाम है CaCO3, ये तीन तत्वों से मिलकर बना है। तो ऐसे
ऐसे जो पदार्थ हैं जो एक या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनते हैं, लेकिन संयोग भी एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक। तो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बने हुए, निश्चित अनुपात में संयोग से बने हुए यौगिक मतलब पदार्थों को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब बात आती है मिश्रण। मिश्रण जो है उसमें तत्व भी मिल सकते हैं, यौगिक भी मिल सकते हैं, लेकिन इन दोनों का अनुपात क्या होता है? बिल्कुल अनिश्चित होता है। यौगिकों में जब यौगिक बनते हैं तो इसमें अनुपात निश्चित होता है, लेकिन मिश्रण बनने में कोई अनुपात नहीं होता, अनुपात अनिश्चित होता है। तो आप याद रखेंगे, अनुपात अनिश्चित होने से मिश्रण कहते हैं उसको हम। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, हमेशा आपको अनुपात यही दिखेगा, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हमेशा यही सूत्र दिखेगा, Ca 1 होगा, कैल्शियम 1 होगा, कार्बन 1 होगा, ऑक्सीजन 3 होंगी। सोडियम जो है ये तो तत्व है ही, तो ये तत्व है, ये दोनों यौगिक हैं। लेकिन कोयला जो है इसमें मिश्रण होता है, मिट्टी भी होती है, इसमें कार्बन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, इसके अंदर जलवाष्प भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें मिश्रण कौन सा है? कोयला एक मिश्रण है, कोयला एक मिश्रण है। आयरन की बात करें तो आयरन एक परमाणु होता है, द्विपरमाणु होता है, चतुर्परमाणु होता है या बहुपरमाणु होता है। दोस्तों हम कह सकते हैं, देखिए परमाणु कैसे, जैसे अगर हम बात करें Fe ऐसे लिखते हैं, किसको? आयरन को हम कैसे लिखते हैं? Fe। ये आयरन जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। कितना होता है बोलो? 26। आयरन का परमाणु क्रमांक 26 है, और ये जो हमारी आवर्त सारणी है उसके 8वें ग्रुप जो है, 8वें ग्रुप का पहला सदस्य है। फर्स्ट मतलब यहां पर ये मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है। यहां पर ये ऊपर ही ऊपर आता है, जो हमारी आवर्त सारणी है उसका जो 8वां वर्ग है उसका फर्स्ट सदस्य ही Fe है। और इसमें आप कैसे चेक करोगे कि एक परमाणु का है, द्विपरमाणु का है? तो आप यहां पर देखिएगा, यदि हम ऑक्सीजन को ऐसे, मतलब ऑक्सीजन को यदि हम ऐसे लिखे तो द्विपरमाणु हो गया, लेकिन अगर हम ऐसे लिखे तो एक परमाणु। लेकिन आपको पता होना चाहिए, हम Fe को तो हमेशा ही ऐसे ही लिख पाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि Fe क्या है? एक परमाणु है। Fe2 तो कोई किसी यौगिक के साथ ही आप देख पाओगे, सिंगल आप नहीं देख पाओगे। तो आप कह सकते हो ऐसे जितनी भी धातुएं हैं वो सबकी सभी क्या है? एक परमाणु ही होती हैं। जिंक सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? तो आप यहां पर आंसर क्या करोगे? जिंक सल्फाइड का सूत्र होता है ZnSO3। रट लेना, अच्छे से समझ लेना। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ये 3-4 तरीके के वो सूत्र हैं। तो आप याद रखिएगा, जिंक सल्फाइड का सूत्र पूछा है आपसे, कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में। जब भी जिंक सल्फाइड आ जाए तो ZnSO4 की जगह ZnSO3 याद रखिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को हमेशा 4 रटा रहता है ZnSO4, जबकि ये गलत है। फाइट के लिए नहीं आएगा SO4, ठीक है? तो जिंक सल्फाइड जब भी देखो तो ZnSO3 सही है। चलिए, इसका मतलब यह है कि हमारे जो अणु सूत्र हैं उनसे भी प्रश्न आते हैं, या फिर उनकी रासायनिक सूत्र है उनसे भी प्रश्न आते हैं। अब प्रश्न है हमारे पास 136वां प्रश्न, और इस 136वें प्रश्न में बोला है 12.044 गुणा 10 की पावर 23 हीलियम परमाणुओं में के मोल्स कितने होंगे? कितने मोल्स यहां पर इसके हैं? तो सबसे पहले देखिए, मोल ज्ञात करने का आपको सूत्र मैंने कल भी बताया था, आज भी बता देता हूं। मोल बराबर क्या होता है? पदार्थ की ग्राम में मात्रा। क्या होता है बोलो? पदार्थ की ग्राम में मात्रा। हमेशा मात्रा क्या आनी चाहिए? ग्राम में, बटे में मोलर द्रव्यमान। अगर आपको ये पोर्शन दे रखा है तो सही है, मोलर द्रव्यमान। तो आप कह सकते हो क्या यहां पर ये चीज दे रखी है क्या, पदार्थ की ग्राम में मात्रा या मोलर द्रव्यमान? तो आप कहोगे नहीं सर, ये क्या दे रखा है? ये संख्या दे रखी है, इतने परमाणु हीलियम परमाणुओं के मोल कितने होंगे। ये क्या दे रखी है? हीलियम परमाणुओं की संख्या। जैसे अगर कोई कहे 15 हीलियम परमाणु, 20 हीलियम परमाणु, 70 हीलियम परमाणु, लेकिन ये परमाणु की बहुत ज्यादा संख्या है, इसको अगर यहां पर गुणा करके 10 की पावर 23 में लिख रखा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, हीलियम परमाणुओं की ये क्या है? संख्या दे रखी है 12.044 गुणा 10 की पावर 23 हीलियम परमाणु, यानी ये संख्या है हीलियम परमाणु की। और इन हीलियम परमाणु की संख्या में मोल पूछे कितने मोल हैं, तो देखिएगा इस वाले पोर्शन में जब आपको ये दोनों चीज नहीं मिली, संख्या कहीं लिख नहीं रखी, तो हम दूसरा सूत्र देखेंगे इसी का। दूसरा सूत्र होता है कणों की संख्या, कणों की संख्या
सूत्र में दे रखी हो तो बटे में क्या रखना है आपको, आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या आपको पता ही होगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आवोगाद्रो संख्या इसी को कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या। अगर ये भी नहीं दे रखा हो तो फिर इसी सूत्र को हम तीसरी तरीके से लिखते हैं। यदि आयतन वगैरह दे रखे हो तो यहां पर लिख दीजिए आयतन बटे में 22.4 लीटर, ये लिखना पड़ता है। अब आप मुझे बताइए इसमें से आपको क्या चीज दे रखी है, तो आप कहोगे सर हमको तो इतने परमाणु, जैसे इसको अपन क्या मान ले, 25 मान ले, 20 मान ले, 25 हीलियम परमाणुओं में मोल बताइए। तो 25 देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा क्या दे रखा है, हीलियम परमाणुओं की संख्या। ऐसे ही यहां पर 25 नहीं दे रखा, 25 जगह क्या दे रखा है आपको 12.044 गुणा 10 की पावर 23। आप ये मत सोचना क्या दे रखा है, ये संख्या ही है किसकी, हीलियम परमाणुओं की। तो आप मुझे बताइए हीलियम परमाणुओं की संख्या यानी कणों की संख्या दे रखी है, तो फिर आप मोल ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र काम ले सकते हो। तो हम लिख सकते हैं मोल बराबर कणों की संख्या कितनी है 12.044 गुणा 10 की पावर 23 यानी 12 जो है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 यानी 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ये क्या होता है, ये होती है आवोगाद्रो संख्या। अब यहां पर देखो 10 की पावर 23 है, 10 की पावर 23 10 की पावर 23 यानी 23 जीरो से 23 जीरो कट गए। अब क्या बचा, ये पोर्शन बचा, इसमें देखो 22 दूनी 44 6 दूनी 12, इसको जब हम काटेंगे तो यहां पर ये 2 बार कट जाएगा और ये 2 क्या है, मोल है। तो आप यहां पर आंसर करोगे कि 2 मोल यहां पर बनते हैं। इतने सारे हीलियम परमाणु में कितने मोल बनते हैं, 2 मोल बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह के में सभी संश्लेषित रेशे हैं, क्या पूछा है, सभी संश्लेषित। संश्लेषित शब्द का मतलब है कृत्रिम या आर्टिफिशियल फाइबर, रेशे यानी फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर पूछे हैं। तो मुझे बताइए देखो नायलॉन, टेरिलिन, रेयोन, नायलॉन, टेरिलिन, रेयोन, ये तीनों के तीनों क्या हैं, यहां पर क्या हैं बोलिए, नायलॉन, टेरिलिन, रेयोन, ये तीनों के तीनों यहां पर संश्लेषित रेशे हैं, क्योंकि नायलॉन भी संश्लेषित है, कृत्रिम है, टेरिलिन भी है और रेयोन भी है। रेयोन कृत्रिम रेशम है, अभी अभी आया था पीछे। एक्रिलिक रेशम और ऊन, रेशम जो है रेशम के कीट से प्राप्त होता है, कृत्रिम नहीं है, संश्लेषित नहीं है, क्या है, ये तो प्राकृतिक है। ऊन जो है, ऊन भेड़ से प्राप्त होता है, ये भी क्या है, प्राकृतिक है। अगर जैविक मतलब जीव से प्राप्त होता है। कपास जो है ये भी प्राकृतिक है। रेयोन, ऊन, इनमें से रेयोन जो है ये संश्लेषित है, लेकिन ऊन क्या है, प्राकृतिक है। पीवीसी, पॉलिथीन, बैकेलाइट, बैकेलाइट तो प्लास्टिक है, तो ये तो ऐसे नहीं हो सकता। तो यहां पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, नायलॉन, टेरिलिन और रेयोन, सही है क्या। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दे रखा है 138वां, फिजिक्स से है क्वेश्चन। एक कण की आवर्त गति निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित है। y बराबर 0.3 साइन कोष्टक 220 पाई टी प्लस 0.6 टी कोष्टक बंद। y बराबर इसमें दे रखा है मीटर में और t दे रखा है सेकंड में। तो यहां पर हमको क्या करना है, ये हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, सरल आवर्त गति है, उसकी समीकरण दे रखी है, उसमें अपन को आवृत्ति का मान ज्ञात करना है। दोस्तों जब भी आप ऐसी समीकरण देखो तो आपको एक मानक समीकरण याद आनी चाहिए। मानक समीकरण कौन सी है, मानक समीकरण याद आनी चाहिए। उस मानक समीकरण का नाम क्या है, y बराबर a साइन, ये आपने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, y बराबर a साइन ओमेगा टी, इसको कहते हैं मानक समीकरण। अब इस मानक समीकरण की तुलना हमको किससे करनी है, इस वाली समीकरण से करनी है। मानक समीकरण आपको याद होनी चाहिए, समीकरण देगा ये ऐसी, इसकी तुलना हम इससे करते हैं। देखिएगा यहां पर a बराबर क्या है, a बराबर होता है आयाम, a यहां पर होता है आयाम और ओमेगा क्या होती है, कोणीय आवृत्ति होती है। क्या होता है बोलो, कोणीय आवृत्ति। a बराबर होता है आयाम और ओमेगा होती है क्या, कोणीय आवृत्ति। सिंपल समझ में आ गया। ओमेगा यहां पर कोणीय आवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है, a आयाम को प्रदर्शित कर रहा है, t यानी होता है समय, t यानी क्या होता है, समय। समय आपको दे रखा है सेकंड में, y जो है मिनट में दे रखा है, ये यहां पर ये आपको पता होना चाहिए, मीटर में दे रखा है। अब यहां पर हमको ज्ञात क्या करना है, आवृत्ति ज्ञात करनी है। हर्ट्ज, यहां पर हर्ट्ज मतलब आवृत्ति, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या ज्ञात करनी है। आप देखिएगा कैसे करते हैं। हम पहले समीकरण लिख लेते हैं। y बराबर यहां पर दे रखा है 0.3 साइन 220 पाई टी, यही दे रखा है क्या, प्लस 0.6 और फिर यहां पर दे रखा है 0.6 टी और फिर दे रखा है y
क्या दे रखा है, वाई किस में दे रखा है, मीटर में, और टी किस में दे रखा है, सेकंड में। ये ऐसा यहाँ पर समीकरण है। इसमें आप देखिए, इससे जब इसकी तुलना करोगे तो वाई वाई दोनों सेम है, तो यहाँ पर हमको किसी से गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। जब ये भी वाई है, ये भी वाई है, अगर यहाँ पर वाई होता, यहाँ पर 10 वाई होता, तो इसमें भाग देना पड़ता, ऐसा करना पड़ता, क्योंकि दोनों वाई वाई बराबर होनी चाहिए। चलो हमको ये तो सही मिल गया, वाई यहाँ पर बराबर है। अब क्या करते हैं, इस वाले समीकरण की इससे तुलना करते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो LHS बराबर RHS, तो हमको एक पक्ष समान मिलना चाहिए। हमको ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष समान मिल गया, राइट हैंड वाला देख लेंगे। तो इसकी बात करें, ये तुलना करनी है हमको, क्योंकि ये पक्ष जब समान है तो ये भी हमारा समान होना चाहिए, तो दोनों समान होंगे। तो देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर A जो है, A का मान कितना है, तो यहाँ पर A का मान है 0.3 यहाँ पर है। देखिए एक की जगह 0.3 दे रखा है, यानी आयाम यदि पूछता तो 0.3 आंसर था। यहाँ पर इसने पूछी है हमसे आवृत्ति। अब आवृत्ति यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते, हम पहले कोणीय आवृत्ति ज्ञात करेंगे। कोणीय आवृत्ति साइन ओमेगा, ये दिख रहा है ना आपको ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ पर ओमेगा की जगह क्या है, ये वाला चीज है, तो ओमेगा जो है इसकी जगह है 220। चलिए देखते हैं, ओमेगा जो है, ओमेगा के साथ टी भी है, ओमेगा टी, तो ये देखिए ये पोर्शन ले सकते हैं। टी को अगर हम हटा दें, टी को हम अगर हटा दें, तो ओमेगा के साथ केवल और केवल बचता है 220 पाई। क्या बचता है, 220 पाई बचता है। अब देखिएगा, ओमेगा बराबर 220 पाई है, यानी हमें कोणीय आवृत्ति भी प्राप्त हो गई। ये हमें आयाम प्राप्त हो गया, और ये हमें क्या प्राप्त हो गई, कोणीय आवृत्ति, आयाम और कोणीय आवृत्ति। लेकिन पूछा क्या है आपसे, तो आवृत्ति पूछी है ना, कोणीय आवृत्ति का क्या करेंगे, जब आवृत्ति पूछी है तो सर क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे हम कोणीय आवृत्ति को कन्वर्ट किस में कर ले, आवृत्ति में। तो बिल्कुल एक सूत्र होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है बताइए, 2 पाई n। क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n। इसमें n बराबर क्या होती है, n बराबर आवृत्ति का मान होता है, आवृत्ति होती है, और 2 जो है, 2 और पाई ये तो कांस्टेंट है, n आवृत्ति है। तो हमको जब भी कोणीय आवृत्ति दे रखी हो, तो हम अगर आवृत्ति ज्ञात करनी है तो 2 पाई n यहाँ पर ये सूत्र कन्वर्ट करने के लिए होता है। इस सूत्र में यदि हम मान रख दें, हमको यहाँ पर देखो ओमेगा का मान कितना दे रखा है, 220 पाई। क्या दे रखा है बताओ, 220 पाई। तो यहाँ पर 220 पाई मैंने किसकी जगह रख दिया, ओमेगा की जगह रख दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया, 2 की जगह 2 रख दिया, पाई की जगह पाई रह गया, और n की जगह n रह गया। मुझे बताइए, पाई से पाई कटेगा, 2 से 220 कटेंगे तो 110 आ जाएंगे, बराबर का चिन्ह रहेगा, n आएगा, n का मान 110 मिल गया। यानी आवृत्ति यहाँ पर आपको कितनी मिल गई, 110 हर्ट्ज। हर्ट्ज इसका क्या होता है, हर्ट्ज इसका क्या होता है, मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक। तो इस प्रकार इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। 10 पाउंडल भार का मान किसके तुल्य होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम जो भार होता है, मैं कहां इधर लिख देता हूं, 1 किलोग्राम यदि भार जो है, 1 किलोग्राम भार जो है उसका मान कितना होगा, तो 1 किलोग्राम भार का मान होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। सही है ना। गुरुत्वीय त्वरण जो है उसको 9.8 उसका मान होता है, उसको एक बल से गुणा कर दो तो वो वहां पर भार बन जाता है। तो 1 किलोग्राम भार जो है उसका मान कितना हो गया बताइए, 1 किलोग्राम भार का मान है 1 किलोग्राम भार और बल में अंतर है। यदि हम बल को भार बनाना चाहते हैं तो बल के साथ 9.8 गुरुत्वीय त्वरण को हम गुणा कर देते हैं, तो 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। अब देखिएगा, अब ये बराबर हो गए। अगर इसी को हम दूसरी पद्धति में देखें, कौन सी, सीजीएस पद्धति में, तो हम देख सकते हैं 1 ग्राम भार बराबर, तो आप उत्तर दोगे कि सर 1000 से यहाँ पर वो होगा मल्टीप्लिकेशन, तो 980 यहाँ पर क्या आते हैं हमारे पास, डाइन आते हैं। कितने आते हैं, 980 डाइन आते हैं। सही बात है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि सर इसको हम ब्रिटिश, देखो ये तो कौन सी हो गई, मीट्रिक, ये कौन सी हो गई, ब्रिटिश, और एक होती है फ्रेंच। तो यहां पर पाउंडल की अगर हम बात करें, एक पाउंड भार की अगर हम बात करें तो 1 पाउंड भार जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो देखिएगा 1 पाउंड भार होता है 32 पाउंडल के बराबर होता है, 32 पाउंडल के बराबर होता है, 32 पाउंडल। अब आपसे पूछा, ये तीनों अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। यहां पर पूछा है कि 10 पाउंड भार, इस प्रश्न में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, यहां पर पाउंडल लिखा हुआ है, यहां पर न्यूटन लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना आप थोड़ा सा। ये ओरिजिनल प्रश्न है, ये 10 पाउंड भार का मान किसके तुल्य होगा, तो यहां पर देखिएगा 1 पाउंड भार का मान जब 32 पाउंडल के बराबर है
तो 10 पाउंड भार का मान किसके बराबर होगा, तो 10 गुना हो जाएगा। तो 10 पाउंड भार का मान कितना होगा, 10 पाउंड भार बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 10 पाउंड भार बराबर 320 पाउंडल के बराबर हो जाएगा। 10 पाउंड भार बराबर 320 पाउंडल। तो यहां पर ये हमारा प्रश्न सही हो जाता है और ये 320 पाउंडल हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में बताइए, तीसरे ऑप्शन में। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था, 110 हर्ट्ज वाला ऑप्शन सही होना चाहिए था, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, सरल है। 1 न्यूटन बल का धक्का मारने पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु जो है उसमें, यहां पर 2 किलोग्राम था, इसको 1 किलोग्राम आप कर लेंगे। ये प्रश्न यहां पर मिस्टेक थी इसमें। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में एकांक समय में होने वाला वेग परिवर्तन होगा। तो देखिए क्या पूछा है, 1 न्यूटन बल का धक्का मारने पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है जिस पर हम कितना धक्का मार रहे हैं, 1 न्यूटन बल का धक्का मार रहे हैं। वस्तु में एकांक समय में होने वाले वेग में परिवर्तन बताइए। पहले तो मुझे बताओ, आपने ये लाइन पढ़ी है क्या, वेग में एकांक, वस्तु में एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। किसी भी वस्तु के वेग में एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी एकांक समय में क्या कहा, एकांक समय में होने वाले वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। वेग में परिवर्तन को हमने लिख दिया डेल्टा वी से और समय को लिख दिया टी से, तो ए बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन टी। ये तो पढ़ाई होगा। तो यानी इस लाइन में हमें क्या छुपा हुआ है, त्वरण। तो ये पूछ रहा है कि 1 न्यूटन बल का धक्का मारने पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की जो वस्तु है उसमें एकांक समय में होने वाला वेग परिवर्तन होगा। यानी ये पूछ रहा है कि अगर हम किसी 1 किलोग्राम की वस्तु पर धक्का मारे तो, और वो भी किसने, 1 न्यूटन बल से मारे, तो फिर कितना त्वरण उत्पन्न होगा, ये पूछना चाहता है। एकांक समय में परिवर्तन होने वाले वेग यानी त्वरण पूछना चाहता है। तो आप याद रखेंगे, सूत्र लगाएंगे, F बराबर ma, सही है। F यहां पर है 1 न्यूटन और वस्तु कितनी है, 1 किलोग्राम की। तो दोस्तों जब यहां पर ऐसी कौन सी संख्या, यानी त्वरण पूछा है आपसे, यानी वस्तु में एकांक समय में होने वाला वेग का परिवर्तन कितना होगा, यानी त्वरण कितना होगा। तो दोस्तों यहां पर 1 न्यूटन का बल तभी आ सकता है जब 1 को 1 से गुणा करें, तो यहां पर 1 ही यहां पर आंसर होगा। तो 1 मीटर प्रति सेकंड यहां पर आंसर, सेकंड स्क्वायर यहां पर आंसर होगा, तब जाकर ये इक्वेशन कंप्लीट होगी। तो आप कह सकते हो कि ये वाला पूरा पोर्शन होना चाहिए, क्योंकि हमें 1 न्यूटन बल दे रखा है, 1 किलोग्राम की वस्तु दे रखी है, तो त्वरण कितना उत्पन्न होगा, वो भी 1 मीटर प्रति सेकंड का होगा, क्योंकि सब चीज एकांक है। तो यहां पर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे, और नेक्स्ट के जो प्रश्न है वो यहां पर निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। निष्पक्षता का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक स्वभाव का, या फिर यहां पर ऑप्शन दे रखा है स्थायी मानस प्रवृत्ति। तो यहां पर आपका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों, सही उत्तर क्या होना चाहिए, ए, बी और सी। ए, बी और सी तीनों ऑप्शन यहां पर सही है। ए, बी और सी तीनों ऑप्शन यहां पर सही है। ए मतलब निष्पक्षता, बी यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सी यानी वैज्ञानिक स्वभाव। इन तीनों के द्वारा निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। देखिए, निष्पक्षता का विकास भी विज्ञान के द्वारा होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विज्ञान के द्वारा आते हैं, और वैज्ञानिक स्वभाव भी। ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही माने हम, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। प्रोजेक्ट विधि अमेरिका के किन प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री के सम्मिलित प्रयासों का नतीजा रहा है। देखो, प्रोजेक्ट जो विधि है वो अमेरिका के 3 साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने दी थी, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन और ड्यूवी ने। अब देखिए यहां पर प्रश्न ऑप्शन में थोड़ी सी यहां पर गड़बड़ है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही हैं, क्योंकि यहां पर ड्यूवी का नाम ही जॉन ड्यूवी था और यहां पर जॉन ड्यूवी पूरा लिख रखा है। किलपैट्रिक यहां पर भी है, यहां पर भी है, और स्टीवेंस यहां पर भी है और यहां पर भी है। इसका मतलब जिस विद्यार्थी ने दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन सही लगाया है उसको हम क्या मानेंगे, सही मानेंगे। ठीक है। विज्ञान नैसर्गिक वातावरण और हमारे अपने शरीर में घटित होने एवं
घटित एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या है, उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी। देखिए क्या है, एक परिभाषा है और परिभाषा तो आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि कौन सी परिभाषा किसने दी है। विज्ञान नैसर्गिक वातावरण जो है एवं हमारे अपने शरीर में घटित एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या है, उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी थी। तो किसने दी थी बताइए, ये दी थी जे कोको बसन ने दी थी। क्या किसने दी थी बताइए, जे कोको बसन ने। तो आपको याद रहना चाहिए जे कोको बसन ने क्या कहा था, विज्ञान नैसर्गिक वातावरण और हमारे शरीर के अंदर जो घटनाएं घटती है उनका क्या है, उनके बारे में वृत्तांत और अनुसंधान जो है उसकी ही व्याख्या है, ये आपको ध्यान आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा विज्ञान का ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य है। निम्न में से कौन सा विज्ञान का ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन यहां पर दे रखा है, कौन सा पहला ऑप्शन दे रखा है, विज्ञान के नए शब्द संकेत आदि की जानकारी करके वैज्ञानिक भाषा को सीखना। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये आप याद रखेंगे। दूसरा, वैज्ञानिक शब्दावली एवं भाषा के ज्ञान का समुचित उपयोग कर सकना, ये अवबोध से रिलेटेड है। और अगर हम बात करें विज्ञान संबंधित साहित्य को अच्छी तरह से पढ़ने और लिखने में समर्थ होना, ये हम अभिरुचि के ऊपर ले सकते हैं। विज्ञान की प्रकृति व पर विजय पाने के साधन के रूप में प्रशंसा करना, यह हम क्या ले सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें से कौन सा सही है, विज्ञान के नए शब्द संकेत आदि की जानकारी करके वैज्ञानिक भाषा को सीखना। यह प्रश्न यहां पर 144 में फर्स्ट ऑप्शन सही है। एकीकृत विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य है, यानी यहां पर इंटीग्रेटेड जो साइंस है, एकीकृत विज्ञान है, उसमें जो इंटीग्रेटेड साइंस टीचिंग है उसका क्या अर्थ है, शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो यहां पर देखिएगा इसका प्रश्न का सही उत्तर है विज्ञान के विषयों में अंतर न किया जाए। हम जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये ऐसे ऐसे विषय हैं तो इनमें कोई अंतर नहीं किया जाए, एकीकृत इसलिए पढ़ाया जाता है इनको। इसके बाद चलते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक घटक हैं। तो आपको यहां पर जैविक घटक में दिख रहा है पहाड़, जल, पौधे, मैदान। कौन सा ऑप्शन सही मान रहे हो आप बिल्कुल सही है, आपका पौधे सही मान रहे हैं, पौधे, क्योंकि जल, पहाड़ और मैदान ये अजैविक घटकों में आते हैं, पौधे जैविक घटकों में आते हैं। 147वां प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कितने अप्रैल को, 22 अप्रैल को। यह प्रश्न आपका 22 अप्रैल का, ये फैक्ट पर रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको वैसे याद होने चाहिए। किरण निधि संस्थान जो है द्वारा एक अभियान चलाया जाता है जिसके ग्राम में पुत्र जन्म पर 1100 पौधे लगाकर उत्सव मनाया जाता है। संस्थान पिपलात्री गांव में से कार्यरत है। इस गांव का संबंध किससे है। दोस्तों ये इस गांव का संबंध राज संबंध से है। ये ऐसी संस्था है किरण निधि संस्थान। ये संस्थान ऐसी संस्था है जो इस संस्था जो जहां पर काम कर रही है, कहां पर काम कर रही है, पिपलात्री गांव, और इस गांव का संबंध है राज संबंध से। राज संबंध के अंदर ये पिपलात्री गांव में एक किरण निधि नामक संस्था है और इस संस्था द्वारा जब भी गांव में कोई पुत्र जन्म होता है तो 1100 पौधे लगाए जाते हैं। बताओ कितनी अच्छी बात है। तो 1100 पौधे लगाकर और उस उत्सव को मनाया जाता है। सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों 149वां, वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है। तो दोस्तों जब भी हरित ग्रह प्रभाव की अगर बात आए तो हरित ग्रह प्रभाव के लिए जिम्मेदार आए तो CO2 करना है, और वायु प्रदूषण के लिए आए, वायु प्रदूषण के लिए कोई भी बात आए तो आप क्या करोगे, वायु प्रदूषण के लिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड करना है। तो आपको यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड करना है, अब आप चूज करिए। हरित ग्रह प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जिम्मेदार होती है, वायु प्रदूषण के लिए कौन सी जिम्मेदार है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। सही बात है क्या। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है। तो शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, वनोन्मूलन या फिर औद्योगिकीकरण। तो आपको ये पता होना चाहिए वनोन्मूलन सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। अगर जनसंख्या वृद्धि भी होती है और आप वन बहुत ज्यादा मतलब वन लगाते हो, पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज्यादा है, औद्योगिकीकरण भी होता है, पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आप वायु प्रदूषण से बच सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या हमें वनोन्मूलन से ही है, क्योंकि हम औद्योगिकीकरण के साथ या जनसंख्या वृद्धि के साथ या और सभी
यहाँ पर फिनोमिनाज के साथ, शहरीकरण वगैरह के साथ हम वनोन्मूलन भी करते जा रहे हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं। वनों को छोड़कर अगर हम ऐसी भूमि पर औद्योगिकीकरण करें जहां पर खाली पड़ी है, जहां पर कोई उसकी उपयोगिता नहीं है, बंजर भूमि है, उस पर औद्योगिकीकरण करें तो देखो विकास भी होगा हमारा, और उसके साथ जो पॉल्यूशन होगा उसको वनों द्वारा क्या कर दिया जाएगा, फिल्ट्रेशन कर दिया जाएगा। तो यहां पर सबसे मेन यहां पर क्या है, वनोन्मूलन। पर्यावरण प्रदूषण के लिए मुख्य सबसे अधिक जिम्मेदार क्या है, वनोन्मूलन है, सभी के सभी। लेकिन इन सभी का प्रभाव कम हो जाता है यदि आपके वन क्षेत्र बहुत ज्यादा है। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन हुआ। धन्यवाद।